आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस यस सर। सर। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए पहले। किसी का कोई भी क्वेश्चन है? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको आर्टिकल 31 तक बताया था। देखिए, ये क्या है, आपको अधिकार देता है या हमको अधिकार देता है। लेकिन क्या है, अगर मान लेते कोई दबंग व्यक्ति आपके सामने आ जाए, ये तो आपका अधिकार है जब आप संगठित रूप से है या कुछ आप कागजी तौर पे कहीं करने जाए तो ये अधिकार मिलेगा। लेकिन क्या है, आप उतना सक्षम नहीं है, लेकिन जो आपके सामने वाले जो पार्टी है वो ज्यादा सक्षम है, तब क्या करेंगे आप? तब आपको बचाव का कोई उपाय है? अगर आपको पता है जीने का अधिकार तो है, आपको 2 टाइम खाना दे रहे हैं, लेकिन मजदूरी भी आपसे करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूर भी बना के रखा है, खाना तो दे रहा है, जीने का अधिकार आपको दे रहा है, लेकिन क्या है, अगर इसके खिलाफ जाए तो कहाँ जाए? ये जो रेमेडीज होता है, रेमेडी मतलब उपचार जिसे कहते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं आर्टिकल 32। यानी हमारा जो आर्टिकल 32 है वो आपसे बोलता है या हमसे बोलता है कि अगर आपका ये जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, अगर इसका कभी वायलेशन होता है तो आप कहाँ आइए? अदालत में आइए। देखिए, अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि अदालत में जाइए। अभी आपको पहली बार समझ में आ रहा है कि अब जब, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो संविधान का संरक्षक कौन होता है? हमारा न्यायालय, न्यायपालिका। जुडिशरी क्या होता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन होता है या जो संरक्षक होता है, वो इसको क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं न्यायपालिका होती है। तो अगर आपको क्या है, इस तरह के एक्टिविटीज है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 आपसे क्या कहता है? इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार। उपचार मतलब रेमेडीज का अधिकार। इसीलिए अंबेडकर जी ने क्या कहा था, इस जो आर्टिकल 32 को बोला था, यही है संविधान की आत्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंबेडकर के अनुसार संविधान का सोल या आत्मा किसे कहता है, तो आप बताइएगा आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अंबेडकर जी ने क्या बोला था इसको? संविधान का आत्मा या सोल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, कमजोरों को क्या होता है, शक्ति देता है। अभी तक देखिएगा, पुलिस वाले आपसे क्या होता है, उतना बढ़िया से पेश नहीं आ सकते हैं। अब अलग बात है कि उत्तराखंड पुलिस आपका मित्र लिखा हो सकता है, लेकिन क्या होता है, कभी भी आपको धोखा भी दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो न्यायालय है ना, न्यायालय आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन देखिए, टेक्निकल तो धोखा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी चल जाता है। अब इंसान है तो इंसान होगा तो कभी ना कहीं पक्षपात कर ही लेता है। इंसान जब तक होगा तब तक गलती करेंगे, लेकिन टेक्निकल में कम गलती करते हैं, क्योंकि वहां पर लिखित होता है और पुलिस वगैरह में लिखित नहीं होता है। देखिए, इसमें क्या है, नागरिकों को 5 प्रकार के रेमेडीज दिया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रेमेडीज दिया है, यानी उपचार दिया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्बस कॉर्पस कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे बंदी मतलब जिस व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने हिरासत में रख लिया है। देखिए, 2 तरह से होता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है ना, तो जो पुलिस उसको क्या है, डिटेन करता है, उसको पकड़ के क्या होता है, कस्टडी में रखता है, नहीं पुलिस थाने में रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस टॉर्चर कर सकते हैं। या आप लोग देखिएगा, आजकल सीबीआई केस वगैरह बहुत तरह चल रहा है देश में, चुनाव आ रहा है तो ये सब चलता रहता है। तो उसमें देखिएगा, सीबीआई या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो वो बोलता है कि हमें इनसे पूछताछ करना है, इसलिए हमें रिमांड में दीजिए हमारे। लेकिन अगर देखिए, जो चालाक लोग होते हैं वो क्या होता है, अगर कोई अपराध करता है ना, वो न्यायालय में क्या होता है, समर्पण करते हैं।
न्यायालय में समर्पण करने पर व्यक्ति जेल जाता है। जेल में क्या होता है, उनसे पूछताछ नहीं हो सकता है। जेल में जो भी पूछताछ होगा न्यायालय के सामने पूछताछ होगा। लेकिन पुलिस थाने में क्या होता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और वो कमज़ोर है और उसका जो विपक्ष वाला व्यक्ति है बी बहुत ताकतवर व्यक्ति है। समझ लीजिए, समाज में ये सब होता रहता है। तो अगर ए व्यक्ति ताकतवर है और बी व्यक्ति थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो बी व्यक्ति मतलब ताकतवर है और ए व्यक्ति कमज़ोर है। अब देखिए क्या करेगा, बी व्यक्ति पुलिस वालों को पैसा देगा या अपने जो पद है या जो भी है उसका उनका सहारा लेगा। सहारा लेके क्या करेंगे, ये पुलिस का क्या रहेगा, सहारा लेंगे और सहारा लेके इस व्यक्ति को क्या है 24 घंटे तक मतलब इन पे एफआईआर दर्ज ही नहीं करेंगे। आपको बोला ना चो एफआईआर अगर दर्ज हो जाएगा तो 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, उनको न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति क्या होता है, ये व्यक्ति इसमें जो पुलिस वाला है अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं करता और किसको इसको पुलिस थाने में रोज़ मारपीट उनसे करता है, घर वाले से भी मारपीट करता है या हो सकता है कि इतना पिटाई किया ये व्यक्ति मर ही गया है। मृत्यु आप जानते हैं बहुत समय या पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी कारण से, मार से हो कैसे हो या उसने आत्महत्या कर ली, जो भी कारण रहा हो। तो अब इसके जो घरवाले हैं, वो कहाँ जाएँगे? क्योंकि पुलिस वाले तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पुलिस ऑलरेडी क्या है, इसको मारा है या इसके साथ जो भी किया होगा या जो भी किया है। तो ये कहाँ जाएँगे? ये जाएँगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उसके सामने आर्टिकल 32 के उल्लंघन का क्या दावा पेश करेंगे। ठीक है, उल्लंघन का क्या कर सकते हैं? दावा पेश करेंगे और जैसे ही दावा पेश करेंगे तो पुलिस वालों को क्या है, सबसे पहले पुलिस वालों को बुलाया जाएगा, चाहे कोई भी हो, एसपी-वेसपी जो भी हो, पुलिस वालों को बुलाया जाएगा और पुलिस वाले से बोलेंगे कि आप जो भी टाइम देगा 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन जो भी टाइम देंगे, मान लेते हैं 24 घंटे का टाइम दिया। 24 घंटे के अंदर आप जिस व्यक्ति को इन्होंने आपसे आपने इसको गिरफ्तार जो किया था, उस व्यक्ति को कहाँ ले आइए? आप न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ले आइए, हमें उसको देखना है और कैसा देखना है? प्रत्यक्ष देखना है, उसका फ़ोटो-वोटो नहीं देखेंगे हम। कैसे देखना है? वो डायरेक्ट हमारे कोर्ट में आना चाहिए चलकर। मतलब इतना पिटाई मत कीजिए कि वो व्हीलचेयर में लेके चले आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा या एम्बुलेंस में भर के ले जाए, ऐसे नहीं होगा। पुलिस का काम क्या होता है? पूछताछ करना होता है, पिटाई करना नहीं होता है। अगर कोई जघन्य अपराध नहीं किया है तो। तो देखिए, अब प्रत्यक्ष कहाँ ले जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने ले जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर मान लें पुलिसकर्मी अगर उस व्यक्ति को मार डालेगा तो क्या होगा? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग देखोगे ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया या सस्पेंड कर दिया, नौकरी चला गया, जेल हो गया है। बहुत सारा हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, तो पुलिस वाला क्या है कि उनको न्याय करने का अधिकार नहीं है, उनको केवल डिटेंशन करके क्या होता है न्यायालय तक पहुँचाने का काम होता है पुलिस वालों का। लेकिन क्या होता है लैक ऑफ नॉलेज के कारण क्या होता है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव होता है। अधिकतर कमज़ोर जो वर्ग होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इसीलिए तो अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा आत्मा कहा हमारे संविधान का। ठीक है? तो ध्यान दिएगा तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रत्यक्ष क्या होता है उसको न्यायालय के सामने क्या है ना पेश होना पड़ता है, नहीं डायरेक्ट पेश होना पड़ता है इसलिए इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या व्यक्तिगत रूप से क्या होता है व्यक्ति को कहाँ होता है न्यायालय के सामने ले जाना पड़ता है। तो पहला ये बात की गई। दूसरा बात की गई है परमादेश। देखिए इसमें 2 शब्द है, परम मतलब सुप्रीम, आदेश मतलब ऑर्डर। इससे ज़्यादा ऑर्डर कोई नहीं दे सकता है। ठीक है? इसमें क्या होता है पहले समझ लीजिएगा परमादेश में। इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट होता है ना, उसके जो डिसीजन होता है या उसके जो निर्णय होता है उसका अवहेलना जो कर्मचारी होता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं उसको
नहीं कर सकता है, उसको मना नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप हल्द्वानी में रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, तो शहरों में देखिए लोग ने क्या किया, जो सड़क था उस पर घर बना लिया या उसको कब्जा कर लिया। बहुत सारी चीज़ इसको क्या है, उसको पूरी म्यूट कर रखिए जैसे फ़ोन है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे सड़क के किनारे पे या कोई दबंग लोग कहीं पे कब्जा कर लेता है या कोई राजनीतिक पार्टी भी कब्जा कर लेता है, तो उनको क्या होता है, हटाना सरकार के बस में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये हल्द्वानी में बहुत सारे लोगों ने क्या मेन रोड पे क्या होता है घर बना लिया था या दुकान बना लिया था, कब्जा करके रखा था। तो ऐसे क्या होता है, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार उसको हटाने का सक्षम नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका वोट बैंक का मैटर होता है। हटाने जाएँगे तो लोग उसके उस आस-पास के लोग उनको वोट नहीं देंगे। तब क्या होता है, ऐसे जो केसेज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है। तो सरकार कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएँगे, मतलब न्यायालय जाती है और न्यायालय उसमें आदेश करती है, यहाँ पे जो भी अवैध निर्माण है, उसको हटाना है। उस अवैध निर्माण को क्या करना है, हटाना है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई सरकार कहीं पे कोई वर्क नहीं कर पाता, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका द्वारा उस कार्य को करना क्या होता है, परमादेश कहा जाता है। कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन नहीं करते। देखिए जब इस तरह का रिट दायर हो जाता है और उसमें जो ऑर्डर होता है ना, उसके बाद देखिएगा जो भी ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर उसको क्या होता है, लोग वो हटा देते हैं। लेकिन सरकार जब सरकार अगर आदेश पारित करेंगे तो उसको हटाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग देखिएगा दो एक 1 साल पहले की बात है, इसी साल की बात तो है, जो ये राजपुर वाला एरिया खाली करने की बात की गई है। उसमें देखिएगा हाई कोर्ट से क्या था, ऑर्डर लिया गया था। लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा पेच था, वो नहीं हो पाया, तो इसको ध्यान दें। उसके बाद देखिए तीसरा है उत्प्रेषण, जिसको सैरोटिया कहा जाता है। उत्प्रेषण में न्यायपालिका क्या क्या होता है, यहाँ पे काम होता है। न्यायपालिका का काम होता है। ये उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कमज़ोर व्यक्ति लड़ नहीं पाते या कमज़ोर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा जान-माल की हानि होता है या जो दबंग व्यक्ति होता है, उनका न्यायालय और पुलिस पर क्या बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे न्यायपालिका होता है, तो वो न्यायपालिका जो निचले अदालत में जो केस होता है ना, उस केस को अपने पास खुद ले लेते हैं और उसकी सुनवाई क्या होता है, वो खुद करते हैं। आप लोगों ने इसका एक अच्छा उदाहरण देखा होगा, आप लोगों ने 2016-17 की बात है, उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी, जिसमें क्या होता है एक बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने एक महिला के साथ रेप वगैरह किया था और बाद में उसके घर वालों को भी क्या गाड़ी से मरवा दिया था, गवाही जो थे। तो जब ये केस बहुत ज़्यादा होता था तो क्या होता है, जो न्यायपालिका होता है, देखिए ये केस कहाँ चलता है, देखिए पहला केस क्या होता है, आपका सेशन कोर्ट में चलता है। जैसे आपका हल्द्वानी में कौन-सा केस कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो पहले सेशन कोर्ट में चलेगा। अब मान लें हल्द्वानी में कोई दबंग व्यक्ति है, बहुत सारे दबंग व्यक्ति है, उसमें नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर उनका केस अगर है, तो वो क्या होता है, अब उनके बस में पुलिस भी है, वकीलों का क्या होता है, ढेर लगा देंगे। उसका गवाही क्या होता है, कोर्ट में पहुँचने से पहले उनको मर्डर करवा देंगे। तो इसलिए ऐसे गतिविधि जब होता है तो न्याय जैसे तब क्या होता है, तब जो हमारे उच्च न्यायालय है, जो नैनीताल में, वो क्या होता है, केस को खुद अपने पास ले आते हैं या अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है। देखिए इसका मेन काम होता है जो गरीब कमजोर वर्ग होता है उनको संरक्षण देना होता है, नहीं तो क्या होता है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो सकता है। उसके बाद है प्रतिषेध या जिसको आप कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, इसका मतलब होता है मना करना।
देखिए, अगर कोई केस निचली अदालत में है, इसको मतलब सेशन कोर्ट वगैरह या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निचली अदालत में है और उसमें कोई संवैधानिक उस केस में कोई क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा या संवैधानिक कोई मैटर फँसा हुआ है या उसने कोई निर्णय नहीं ला हो। ये क्या होता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्या होता है संविधान का व्याख्या कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, लोक अदालत होता है, यहाँ पे क्या होता है ये लोग क्या होता है, हमारे यहाँ पे संविधान की व्याख्या नहीं कर पाते। इसलिए देखिएगा इन जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, इनको अभिलेखीय कोर्ट कहा जाता है, नहीं रिकॉर्ड होता है। इसके कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, उस डिसीजन को आप दूसरी जगह पे इसको क्या होता है सबूत के तौर पर यानी साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन निचली अदालत के क्या होता है उतना ज़्यादा मान्यता नहीं होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है इसलिए इनको क्या है अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। उनके लेख को क्या होता है माना जाता है साक्ष्य के रूप में। तो तभी क्या करते हैं प्रतिशत का मतलब होता है जिसको प्रोविजन कहते हैं कि इस निचली अदालत से बोलता है कि आप इस केस में काम मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है संविधान का व्याख्या करना होता है। इसलिए क्या होता है जब तक हम संविधान का व्याख्या करके आपको नहीं देंगे, तब तक आप इस केस में कोई दूसरा निर्णय मत लीजिएगा। इसलिए क्या होता है इसको मना कर दें, निचली अदालत को मना किया जाता है। और 5वां है आपका को कोंटो वारंटो कहते हैं, कॉन्टो वारंटो कहते हैं, जिसे कहते हैं अधिकार किस्सा कहते हैं। कोंटो वारंटो कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है मान लेते हैं आप किसी कॉलेज के सरकारी कॉलेज की बात बोलो, प्रिंसिपल है और एक क्या है कॉलेज के क्या है लेक्चरर है और ये लेक्चरर क्या है बहुत दबंग है और लोकल में इनका बहुत बड़ा क्या पॉलिटिकल में बहुत बड़ा इनका क्या दबदबा है। एक दिन आप सुबह जाते हैं देखते हैं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर ये लेक्चरर बैठे हुए हैं और आपको जो सुविधाएं दिया गया है उन सारे सुविधा का उपयोग क्या होता है ये लेक्चरर कर रहे हैं और दबंग है कुछ बोलेंगे तो आपको वहीं पे गोली मार सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं या धमकी दे सकते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे तब आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे ये आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे जो प्राधिकार प्राधिकार जानते हैं जिसको अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि जब जॉब मिलता है या कोई भी काम होता है ना सरकारी काम उसको अथॉरिटी कहा जाता है। जब आपको जिस पद पर अथॉरिटी दिया गया है उस पद पर आपको वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो जब कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसमें क्या होता है कि जो न्यायपालिका है वो आपके पक्ष को सुनेंगे और फिर क्या होगा वो डिसीजन देंगे जो भी पक्ष होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं आजकल थोड़ा सा कम होने लगे लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था कि पहले जो राज परिवार वगैरह था या दबंग लोग थे ये मीडिया वगैरह बहुत कम था तो लोगों का क्या था इस तरह का दबाव बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए ऐसे काम बहुत ज्यादा होते थे कि मान ले कोई नेता है वो किसी ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ गया मान ले कोई मंत्री है मंत्री डीएम के कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है समझ लीजिएगा क्यों क्योंकि हर किसी का प्राधिकार दिया हुआ है। इसलिए आप लोग देखा होगा देखे होंगे कि जो भी कहीं पर भी कोई मीटिंग होता है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कुर्सियां वगैरह लगाई जाती है। हर व्यक्ति को क्या होता है जो उनका प्राधिकार होता है यानी जो उसका अथॉरिटी होता है उसी हिसाब से क्या होता है उनको पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है। अब कोई लेक्चरर अगर प्रिंसिपल के कुर्सी पर बैठ के अगर मीटिंग लेने लगेंगे तभी ले सकते हैं जब प्रिंसिपल उनको वो अथॉरिटी देंगे तभी नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ये जो चीज होता है इसी को क्या कहता है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं या सर कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रतिषेध वाला एक बार फिर समझा दीजिए। प्रतिशत मतलब देखिए क्या होता है ना कि कुछ केस ऐसे होते हैं ना जिनमें क्या होता है संविधान का व्याख्या करना होता है। जैसे एक केस आपको बता रहा हूँ जैसे मान लेते 3 तलाक वाला केस ही मान के चलिए। तो 3 तलाक वाला केस जो है ना तो उसके लिए क्या होता है हमारे संविधान में पहले से कोई इस तरह से उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। तो अगर देखिए केस पहले कहाँ होता है पहले सेशन कोर्ट में होता है। आप देखिए
तुरंत क्या होता है, आप क्या होता है, जो नॉर्मल केस होता है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते केवल मौलिक अधिकार को छोड़कर। अगर मान लेते हैं 3 तलाक किया तो देखिए मौलिक अधिकार नहीं है 3 तलाक, पहले नहीं था। मौलिक अधिकार अभी भी नहीं है, तो वो क्या कानूनी अधिकार है। तो पहले क्या किया जैसे ही किसी ने 3 तलाक पर केस किया तो उसको सेशन कोर्ट में केस करना पड़ता है, समझिएगा। तो सेशन के कोर्ट में जैसे ही केस किया गया ना, तो उस पर क्या होता है बहस होती है, ये पक्ष और विपक्ष होता है। देखिए इस बड़े मैटर पे क्या होता है, बड़े पैमाने पर लोग पक्ष और विपक्ष में होते हैं। उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है लोगों में बहस होती है। तो ये बात क्या होता है न्यूज़पेपर में तो जाती है, तो उसका जो हमारे न्यायपालिका है ना वो स्वतः संज्ञान लेती है। आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द सुना है स्वतः संज्ञान कहते हैं, जो सो मोटो कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। तो सो मोटो में क्या होता है न्यूज़पेपर के आधार पर जिसको ये पीआईएल आया है उसके बाद से ये शुरू हुआ है। तो उसके आधार पर क्या होता है कि देखते हैं कि इसमें क्या होता है संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है कि 3 तलाक का क्या है संविधान में उसका क्या स्थान हो सकता है। जब तक संविधान में उसका स्थान नहीं होगा, तो कानून कैसे बनेगा उस पर? उसका जो व्याख्या कौन करेगा? व्याख्या तो आपका न्यायालय को करना पड़ेगा। कानून सरकार बना सकती है, लेकिन उस कानून का व्याख्या कौन करेंगे? न्यायालय करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी महिलाओं के आरक्षण पर कानून बन गया, लेकिन अगर किसी ने उस पे चुनौती पेश करेंगे, तो उसका व्याख्या कौन करेंगे? न्यायालय करेंगे। तो उस पर व्याख्या करते हैं कि वास्तव में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपको पता है कि आधारभूत संरचना हमारे संविधान का क्या है एक आधारभूत संरचना होता है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर हो। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई परिवार है, तो परिवार में कोई शराब नहीं पीता है मान लेते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहे तो उसको क्या है घर के जो सुप्रीम लोग होते हैं उससे अनुमति लेना चाहिए। नियम के हिसाब से है वो चोरी छिपे पिए तो वो चोरी हुआ वो अलग बात है। अगर उसको पीना चाहिए क्योंकि समाज डेवलप हो रहा है तो उस हिसाब से क्या है शराब पीना चाहे तो पी सकते हैं कि उसका अपना व्यक्तिगत चीज है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले क्या होगा कि जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे कि शराब पीने से क्या क्या हानि हो सकता है उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। अगर लाभ है तो उसको पीने का अधिकार दे देंगे चलो पी लो। अगर हानि है तो उनसे मना करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो अलग बात है। उसी प्रकार से क्या होता है हमारा जो बोला कि संविधान हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या है हमारा गार्जियन है संविधान का। उनको व्याख्या करने का अधिकार है। जो निचली अदालत होती है, जो हाई कोर्ट से जो नीचे के जो अदालत होता है, उनको संविधान का व्याख्या करने की अधिकार नहीं होती है। उनको क्या होता है अगर ऐसे कोई केस जिसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता होगी, तो उसको पहले क्या था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या था उसकी व्याख्या करेगा, कि वो न्याय सम्मत है कि नहीं। कि वो क्या होता है जो जो हमारे जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो कहाँ तक मतलब सत्य होते हैं उसी के लिए क्या होता है व्याख्या की जाती है। इसलिए कानून देखिए आप लोग कुछ देखेंगे जब कृषि कानून बना था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी क्या सुनवाई हुई। उन्होंने क्या है कमिटी बनाया तो इसमें क्या होता है हर चीज बनाते रहते हैं क्योंकि क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है हर चीज हर व्यक्ति की बातों को सुनना जरूरी है। लोकतंत्र में कई भी तंत्र में हर व्यक्ति की बातों को सुनना ही क्या होता है जरूरी होता है। जिससे क्या होता है बेहतर से बेहतर कोई काम पहुंचता है। एक पक्ष सुनेंगे तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है उतना भी बेकार नहीं है कि उनको सुनना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए ये हर चीज को सुनना चाहिए होता है। जैसे जैसे 3 तलाक अच्छी बात है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हिंदू महिलाओं को भी क्या है तलाक के अधिकार नहीं था, उनको भी दिया गया। देखिए हिंदू समाज में या जिसको हिंदू कोड बिल आने से पहले क्या था हिंदुओं में तलाक का क्या था कुछ नहीं था। शादी कितने भी कर सकते थे हिंदू जो पुरुष होते थे, अभी शादी नहीं कर सकते। ये सारी चीज क्या था इसका क्या था जब कानून बना था उसका व्याख्या की गई है तभी कानून लागू हुआ। हर कानून का क्या था सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करती है, एक्सप्लेनेशन करती है। ऐसे नहीं क्या होता लागू हो जाता कि आपको ना सुप्रीम कोर्ट क्या था या वह न्यायपालिका क्या है कि कानून का संरक्षक या संविधान का संरक्षण कहा जाता है। तो ये 5 है तो 5 को आप लोग क्या है ध्यान दीजिएगा। आपसे केवल पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा संवैधानिक पिक्चर है। अधिकतर एक ही क्वेश्चन बनते हैं कि आर्टिकल 32 में क्या है या संविधान का या जो अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। इतना कठिन आप लोगों से नहीं पूछेगा कि आपका उतना बड़ा कोर्स नहीं है।
इतना क्या होता है, जितना आपको ये बताया जा रहा है ना, उत्तराखंड पीसीएस में भी इतना कठिन सवाल नहीं पूछते, इतना ही लेवल उत्तराखंड में नहीं पूछते। अगर आप पूरा करेंगे उत्तराखंड के पीसीएस में जितने भी पेयर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आ जाएगा। केवल एक चीज और आपको करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 33। क्योंकि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये क्या होता है, हमारे जो सुरक्षा बल होते हैं उनसे संबंधित। सुरक्षा बल देखिए क्या होता है, एक होता है पुलिस, जो पूर्ण रूप से क्या होता है, राज्य के अंदर होता है, स्टेट के अंदर होता है। दूसरा होता है अर्धसैनिक बल, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। ये होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जिसमें आपका नाम सुना होगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उसके बाद बीएसएफ। बीएसएफ देखिए आर्मी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडो तिब्बत फोर्स, आईटीबीटी, बीटी बीटी, बीएफ कहते हैं इसको, जो तिब्बत होता है। एसएसबी, जो सीमा सशस्त्र बल होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, आपका अर्धसैनिक बल कहा जाता है। इनका काम होता है हमारे जो बॉर्डर होता है, सीमा और आंतरिक भाग का सुरक्षा करना। सीमा और आंतरिक भाग का सुरक्षा करना। और इसका काम होता है राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसका सुरक्षा करना। जो पुलिस होता है, सामान्यतः पुलिस होता है। और एक होता है सेना, जिसको आप आर्मी कहते हैं। सेना में भी 3 होते हैं, जिसको आप कहते हैं, एक होता है थल सेना, जिसको सामान्यतः आर्मी ही कहते हैं। एक होता है जल सेना होता है, और एक होता है वायु सेना, जिसको एयरफोर्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, इनके मंत्री है इस वर्तमान में, बोलो। इनका कौन है, अमित शाह जी है। और इनका अलग अलग स्टेट वाले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव वगैरह होता है ना, तो सीआरपीएफ क्या होता है, चुनाव करवाते हैं। जो सीआईएसएफ होता है, ये जो सरकारी जो बड़े बड़े ऑफिस होता है उसका सुरक्षा। जैसे मेट्रो में अगर आप लोग गए होंगे दिल्ली वगैरह में, तो देखिए उसमें सीआईएसएफ होते हैं। या जो बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं उसमें सीआईएसएफ होते हैं। बीएसएफ क्या होता है, ये क्या होता है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को सुरक्षा करता है। जो बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कहते हैं। ये क्या, भारत और पाकिस्तान को सुरक्षा करता है। आईटीबीपी क्या होता है, ये भारत और तिब्बत को सुरक्षा करते हैं। एसएसबी क्या होता है, एसएसबी आपका क्या होता है, भारत और नेपाल की सीमा को सुरक्षा करता है, ध्यान दीजिएगा। या बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा को सुरक्षा करता है, उसको एसएसबी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। तो ये हो, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारे जो सुरक्षा बल होते हैं ना, वो हम नागरिक जो हम होते हैं, सिटीजन होते हैं, उतना ज्यादा उनको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, देखिए आर्मी या जो पुलिस कर्मी होता है ना, वो हड़ताल नहीं कर सकता है, या सरकार के खिलाफ संगठन बना के संगठन नहीं बना सकते। आप लोगों ने देखा होगा, अभी उत्तराखंड में ओल्ड पेंशन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उसमें देखिए पुलिस लोगों ने क्या था, उनके घर वालों ने आंदोलन किया, लेकिन पुलिस वाले ने आंदोलन नहीं किया। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में सुने होंगे। क्यों नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले क्या था, संगठन नहीं बना सकता है, जो या प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। भाई खुद ही सुरक्षा वाले हैं, वो सुरक्षा करना शुरू कर दें, वो भी करेंगे, तो बस सुरक्षा कौन करेंगे। अब बताइए, पुलिस वाले, सभी पुलिस वाले अगर बोले कि आप ओल्ड पेंशन दे दो और बाकी जनता भी लग जाए, तो बताइए राज्य का सुरक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगा। इसलिए उन पर प्रतिबंध है। उसके बाद जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उन पर भी बहुत सारे प्रतिबंध है। वो भी क्या होता है, इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है। उसके बाद जो आर्मी होते हैं, सेना होते हैं, उन पे तो और ज्यादा प्रतिबंध है।
इनके बारे में आर्टिकल 33, 34 और 35 बताया गया कि सुरक्षा बलों से संबंधित कि वो क्या-क्या नहीं कर सकता है। इसमें देखिएगा एक चीज़ आता है कोर्ट मार्शल या आस्पा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इसमें एक आता है कोर्ट मार्शल, जो अगर कोई आर्मी ऑफिसर अगर इन कानूनों का उल्लंघन करेंगे, तो उन पे क्या मिलता है कोर्ट मार्शल लगाया जिसको सैन्य न्यायालय कहते हैं। आर्मी को क्या होता है सैन्य न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद देखिए आजकल आप लोगों ने सुना होगा आस्पा, ये स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो अभी मणिपुर में लगाया गया। आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। इसके बाद देखिएगा जहाँ पे नक्सलवादी है वहाँ पे सीआरपीएफ को लगाया गया है कि वो ना हो। तो इस तरह के एक्टिविटी करता है और दूसरी बात है कि आम नागरिक को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते लेकिन जो आर्मी वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं या सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको कभी भी ऑर्डर दे उनका 24 घंटे का ड्यूटी होता है। उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये 3 आर्टिकल क्या है आपके सुरक्षा बलों से संबंधित होते हैं, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये सेना अलग देखिए सेना क्या होता है, जब भारत में या कोई युद्ध होता है या कोई ऑपरेशन चलाना होता है तो सेना भाग लेता है, ऑपरेशन में भाग लेता है या युद्ध में। सामान्य परिस्थिति में सेना भाग नहीं लेता है, अगर कोई आपदा वगैरह आ गया या कोई युद्ध हो रहा है, कोई आतंकवादी वगैरह हो गया तब सेना भाग लेती है। और इसमें देखिएगा जो आतंकवादी से लड़ने के लिए आंतरिक में उसमें अलग सा सेना होता है जिसको क्या कहते हैं एनआईए कहते हैं नेशनल इंटेलिजेंस एसोसिएशन कहते हैं उसको ध्यान दिएगा। ये सारे क्या होता है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपके मौलिक अधिकार। तो आप लोग समझ में आ गया कि हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिला हुआ है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या पूर्ण रूप से नहीं कर पाते या आंशिक रूप से नहीं कर पाते। तो इसको ध्यान रखिए। अब आप देखिए मौलिक अधिकार के बाद आपका जो अगला जो चैप्टर होता है उसको आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये क्या होता है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि ये क्या आर्थिक और सामाजिक अधिकार है और इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन पर जैसे न्यायालय जा सकते हैं लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन सरकार करे या कोई व्यक्ति करे तो उसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते केवल संज्ञान दे सकते हैं न्यायालय में आप मौलिक अधिकार जैसे बात आप नहीं जा सकते। वो सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आप केस को लड़ सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। इसकी संविधान से लिया गया है आयरलैंड की संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है इसमें मौलिक जो क्या कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का व्याख्या की गई है और ये क्या है ये 3 प्रकार के अधिकार देता है ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से। इस भाग में है संविधान के भाग 4 में है अनुच्छेद कितने में है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में है। यही जो 3 क्वेश्चन है इसी को बार-बार पूछते हैं। हाँ जी, इसी को क्या है पाया और ये 3 प्रकार के अधिकार देता है। एक आर्थिक अधिकार, एक सामाजिक, एक गांधीवादी। ये 3 प्रकार के क्या होता है 3 विषयों पर बात करता है। जो राज्य के नीति निषेध और क्या है ये न्याय योग्य नहीं है या
न्याय योग्य नहीं है। इस पर आप न्यायालय में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। जो सामान्य प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया से क्या होता है, आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार की तरह आप न्यायालय में इसमें नहीं जा सकते हैं। अब देखिए इसमें सभी अनुच्छेद जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट वाला अनुच्छेद है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। इसमें पंचायती राज के बारे में, ये पंचायत के बारे में बोलिएगा, यानी पंचायत कैसे होना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ पे जो पंचायत राज है उसके बारे में पहला उल्लेख यहाँ पे मिलता है, पंचायत। आर्टिकल 44, इसमें समान नागरिक संहिता की बात है, जिसको आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। यूसीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो सुना होगा। देखिए हमारे देश में केवल एक ही राज्य में ये लागू है, वो है गोवा में। गोवा में लागू है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें क्या है, आपको बता था कि हमारे यहाँ पे दो तरह के जो केस होते हैं ना, एक दीवानी होता है और एक क्या होता है, फौजदारी, जिसको क्रिमिनल कहते हैं। ये तो सबको एक जैसा है, लेकिन ये क्या है, असमान है। तो इसको क्या है, इसको ऐसा फौजदारी की तरह बनाने की बात चल रही है। जैसे तलाक, विवाह, कितना शादी करे, बच्चे का लालन पालन कौन करे, दहेज वगैरह, ये सारे मैटर जो होता है, इनका कैसे निपटारा किया जाए, तो वो क्या होता है, दीवानी होता है। संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, महिलाओं को कितना मिलना चाहिए, बच्ची को कितना मिलना चाहिए, माता पिता को कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीज क्या होता है, दीवानी होता है। जो अलग अलग है, जैसे मुसलमानों में अलग है, हिंदुओं में अलग है, और बाकी जो अलग अलग धर्म है उनमें अलग अलग है। तो यही है कि जो यूसीसी है उसमें ये बात कहती है, जो दीवानी मैटर है वो सबको बराबर होनी चाहिए। जैसे फौजदारी है वैसे दीवानी भी होनी चाहिए। तभी क्या है, अलग अलग महिलाओं का, अलग अलग धर्म के महिलाओं का शोषण कम से कम होगा। नहीं तो मान लेते अभी भी मुसलमानों में 4 शादी है, तो उसमें बहुत सारे महिलाओं को क्या होता है, शोषण होता है, जैसे पहले हिंदुओं में भी था, और भी सर अलग अलग। हाँ। सर ये एक चीज बताइए, जब ये समान नागरिक संहिता जब लागू करने के लिए हर राज्य में कह रहे थे, तो इसमें मुस्लिम वर्ग को परेशानी होगी, ऐसा क्यों बोल रहे थे, ये समझ में। देखिए मेन जानते क्या होता है, आप 2-3 लीडरों से बात करके क्या होता है, समाज का दिशा नहीं बदल सकते ना। आपने क्या सभी मुसलमानों का राय जाने हैं? या जो हिंदू कोड बिल जब बन रहे नहीं थे, नहीं, हाँ, ये तो जो वो अगुवाई का जो हर ना समय क्या इसको होता इसको है, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं हर समाज में, हर धर्म में होते